नमस्कार साथियों। आज हम कम समय में समाज को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। समाज की भाषा में आवश्यकता क्यों पड़ी? उदाहरण से समझते हैं कि एक तो आपको बोलना पड़े हवन के लिए सामग्री दीजिए, एक आप बोल रहे हो हवन सामग्री दीजिए। अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन कम शब्दों में संक्षेप में आप अपनी बात रख पा रहे हो। तो भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए, संक्षेप में अपनी बात रखने के लिए समास की आवश्यकता पड़ी। समास के अर्थ की बात करें तो हम सम और आस से समास बनाए। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना। पास बैठना, शब्दों का पास में बैठना। दो शब्दों का परस्पर मेल होता है तथा संक्षिप्तता आती है तो वो वहां समास होता है। अब समास में जो शब्द बना है, सामासिक शब्द बना है, उसमें कौन सा पद प्रधान है, इस आधार पर समास को मुख्यतः चार भागों में बांटते हैं। पूर्व पद प्रधान, जैसे कि हवन सामग्री, तो इसमें हवन तो पूर्व पद है, सामग्री उत्तर पद है। तो जैसे जिन शब्दों में पूर्व पद प्रधान होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। जिन शब्दों में उत्तर पद प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। क्रमधारी व द्विगु समास भी इसी में आते हैं, इनमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। जिन शब्दों में उभय पद प्रधान होता है, यानी जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। और कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, कोई अन्य ही अर्थ निकलता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में बात करते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। प्रधान होने का अर्थ है कि उसी पद से उस पूरे शब्द में विशेषता आती है। आप पूरे समास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रारंभिक तौर पे आपको याद रखना है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। इस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद कोई अव्यय शब्द या उपसर्ग होता है, और जो पुनरावृत्ति शब्द भी अव्ययी भाव समास में माने जाते हैं। तो उपसर्ग आप सभी जानते हैं, जैसे कि आ, बे, नी, ये उपसर्ग है। अव्यय क्या होते हैं? जैसे यथा एक अव्यय है, तक शब्द देखा आपने, वो अव्यय है। तो जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि लड़का एक शब्द है, तो लड़का का बहुवचन क्या हो गया? लड़के हो गया। स्त्रीलिंग क्या हो गया? लड़की हो गया। लेकिन यथा यथा ही रहेगा, किसी भी रूप में यथा को यथा ही लिखेंगे। तक शब्द है वो तक ही रहेगा, वो तके, तको, तकी ये नहीं होगा। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन और पुरुष से उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो किसी शब्द के प्रारंभ में अगर उपसर्ग आता है, अव्यय आते हैं, या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि लूटम लूट, लूट शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, रातों रात, रात शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इन तीन कंडीशन में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो ये एक सामासिक शब्द है, और ये इधर आपने देखा है, ये इसका क्या है? समास विग्रह। तो समास विग्रह कैसे करते हैं? समास विग्रह में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी शब्द का अर्थ पता किया जाता है। जैसे कि आजीवन शब्द का क्या अर्थ है? जीवन भर, जीवन रहने तक। आजन्म शब्द का क्या अर्थ है? जन्म तक। बेदाग शब्द का क्या अर्थ है? बिना दाग के। तो अगर आपको शब्दों का अर्थ पता है तो आप वहां पर समास विग्रह आसानी से कर सकते हैं। और जिन शब्दों का आपको अर्थ पता नहीं है, उसके लिए आप शब्दों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, उन शब्दों का भी आपको अर्थ पता चल जाएगा। तो सामासिक समास विग्रह के लिए आपको शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। और हिंदी हमारी भाषा है, तो ज्यादातर शब्दों का अर्थ हमें पता है, कुछ शब्दों का अर्थ हमें पता नहीं है, तो वो है आप अभ्यास करके सीख सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास में आपने देखा कि कैसे पहचानेंगे कि प्रारंभिक पद है, जो प्रथम पद है, वो या तो क्या होगा? उपसर्ग होगा, या फिर अव्यय होगा, या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। इन तीन कंडीशन में आप देखेंगे तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। और इस समास का समास विग्रह मैंने बताया कि उस समासिक शब्द का अर्थ ही उसका समास विग्रह होता है। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो जिन शब्दों का अर्थ नहीं पता, उन शब्दों का भी आप समास विग्रह सीख जाएंगे। नेक्स्ट समास की बात करते हैं, तत्पुरुष समास। सबसे बड़ा तत्पुरुष समास ही है। इसको 7 भागों में बांटा गया है।
सबसे पहले हम लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें समासिक शब्द का निर्माण होते हुए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास होते हैं। कारक क्या होते हैं? कारकों के बारे में पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कहा के कि अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। ने को से के द्वारा इनसे आप परिचित होंगे। वाक्यों में शब्दों को जोड़ने के लिए ये चिन्हों का प्रयोग होता है। तो कारक क्या है? जैसे कर्ता एक कारक है और इसका चिन्ह क्या है? ने इसका चिन्ह है। कर्म को हम कारक बोलते हैं, को इसका चिन्ह है। करण एक कारक है जिसके से के द्वारा चिन्ह है। तो जहां पर से के द्वारा आ रहा है वहां पे क्या हो रहा है? करण कारक का प्रयोग हो रहा है। अब हम लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास को समझते हैं। पहला शब्द हमारे पास में है मनोहर। अब मनोहर का अर्थ क्या है? मन को हरने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि को कारक चिन्ह आ रहा है। को कारक चिन्ह किसका है? को कारक चिन्ह कर्म कारक का है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास हो गया। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, से कारक चिन्ह किसका है? कर्ण तत्पुरुष समास का है। तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हो गया। एक से अपादान तत्पुरुष समास में भी आता है, लेकिन यहाँ पर से का अर्थ अलग होता है। जैसे कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अलग होने के भाव में जहां पे से प्रयोग हो रहा है वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। पथ से अलग हो रहा है, पथ से भ्रष्ट। काम से जी चुराने वाला कामचोर, काम से जी चुराने वाला, यानी अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर जो से प्रयोग हो रहा है तो वह से अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। से कारक चिन्ह अपादान कारक चिन्ह होगा। जबकि किसी साधन का प्रयोग हो रहा है हस्त से लिखित, इस भाव में से का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कर्ण तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। ऐसे ही शिलालेख, शिला पर लेख। तो पर है, ये क्या है? अधिकरण की, अधिकरण कारक का चिन्ह है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो सबसे पहले आपको कारकों के बारे में पढ़ना है, कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है, और अगर वह चिन्ह समास विग्रह करने पर आ रहा है तो वहां पर वही कारक का वही तत्पुरुष समास होगा। जैसे मन, मनोहर में मन को हरने वाला, को चिन्ह आ रहा है जो कि कर्म कारक का है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप समास विग्रह करेंगे तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। इसके उदाहरणों को आपको ज्यादा से ज्यादा हल करना है। नेक्स्ट तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, नए तत्पुरुष समास। कुछ शब्दों में ए, अन, न, ना उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे शब्दों में नए तत्पुरुष समास होता है। विग्रह करते समय प्राय इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाता है। तो देखिए, किसी भी शब्द में अगर प्रारंभ में ए, अन, न, ना उपसर्ग आ रहा है और एक विलोम शब्द बन रहा है तो वहां पर क्या होगा? नए तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण से समझते हैं, अविवेक। तो अविवेक में आप देख रहे हैं कि अ उपसर्ग आ रहा है, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? मूल शब्द के आगे न लगा देंगे, न विवेक। विलोम शब्द बन गया अटूट, न टूट, ना पसंद, न पसंद। तो इन उपसर्गों को आपको देखना है। ये उपसर्ग अगर किसी शब्द के आगे आ रहे हैं तो उसका विलोम शब्द बनाकर मूल शब्द के आगे न लगाकर उसका समास विग्रह करना है और वहां पर नए तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है लुप्त पद तत्पुरुष समास। जब किसी समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, वहां पर यह समास माना जाता है। देखिए, आपने पहले पढ़ा है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, जिसमें आपने देखा है कि कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, लेकिन कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद का भी लोप हो रहा हो। जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का क्या अर्थ होता है? रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी। तो रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी को आपने एक सामासिक पद में रेलगाड़ी लिखा है, तो पर तो हो गया कारक चिन्ह, इसका तो लोप हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ये चलने वाली ये दो पद है, इनका भी तो लोप हो रहा है ना। तो कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का भी जहां पर लोप होता है वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास माना जाता है। अब ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण समझने से, उदाहरण को हल करने से समझ में आएगा। जैसे कि वायुयान है, वायु में चलने वाला यान। अब इस वायुयान शब्द का आप समास विग्रह करोगे
तो इसको ऐसे ही करोगे कि वायु में चलने वाला यान क्या होता है? वायुयान होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं तो एक कारक चिन्ह है, लेकिन इसके साथ-साथ चलने वाला, इन 2 पदों का भी लोप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। अन्य पदों का लोप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट समास पढ़ते हैं, अलुक तत्पुरुष समास। जब किसी समास में प्रथम पद में कारक का चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, अर्थात संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह प्रथम पद लिखा जाता है, वहां पर यह समास माना जाता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस समास में आपको मुख्यतः यह बात ध्यान रखनी है कि एक तो शब्द क्या होंगे? संस्कृत के शब्द होंगे ज्यादातर। मर्त्युंजय, युधिष्ठर, ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि मर्त्युंजय है, मृत्यु को जय करने वाला। इसमें मर्त्युम शब्द आप देख रहे हैं ना, तो इसमें संस्कृत की विभक्ति भी है साथ में। मृत्यु में जो आपको अनुस्वार दिख रहा है, मर्त्युम शब्द का जो निर्माण है, इसमें संस्कृत की विभक्ति साथ में जुड़ी हुई है। सरल भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृत के शब्द होंगे, संस्कृत की विभक्ति जुड़ी हुई होगी। फिर है उपपद तत्पुरुष समास। जब किसी समास में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है, तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे कि स्वर्णकार, कार, प्रद, दाई, जय, ज्ञ, ये द्वितीय पद क्या है? सब में प्रत्यय है। तो जहां पर द्वितीय पद प्रत्यय होता है, वहां पर क्या होता है? उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। स्वर्णकार का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार होता है। सुखप्रद, सुख को प्रदान करने वाला सुखप्रद होता है। तो आपको यहाँ पर कैसे पहचान करनी है? अगर द्वितीय पद क्या होता है? कोई प्रत्यय होता है, तो वहां पर क्या होगा? उपपद तत्पुरुष समास होगा। तो कौन से समास में किस तरह के उदाहरण आते हैं, किस प्रकार इनको अलग अलग भेदों में बांटा गया है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। आपको अभी तक मैंने जितने भी समास बताए हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। आगे के समास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।